हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि हर बार की तरह आपको पता है, जिंदगी में कुशल मंगल रहना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ चलते हैं सीटेट की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी क्लास हम साथियों आपके लिए दे रहे हैं ये सब धमाकेदार होंगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये आप आजमा के देख लेना, क्योंकि हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम की डायरेक्ट नीड है। बस आप विश्वास के साथ इन्हें करिए और एग्जाम में मैक्सिमम जो नंबर है वो गेन करिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईबीएस की क्लास है साथियों हमारी। किसकी क्लास है? ईबीएस की क्लास है। और इस ईबीएस की क्लास में जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। किसका पूछ रहा है? वायुमंडल का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो ये वायुमंडल होता क्या है, इसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये वायुमंडल है। ये क्या है? ये वायुमंडल है। हमारा जो वायुमंडल है ना वो पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी आप देख रहे होंगे, ये पृथ्वी है। इस वायुमंडल में एवरेजन 13 किलोमीटर, वैसे ध्रुवों पर साथियों लगभग 18 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो सॉरी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर ये वायुमंडल से जो क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है वो होती है। वायुमंडल को हमने कई भागों में विभाजित कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। हमने वायुमंडल में सबसे पास में क्षोभमंडल जो 16 किलोमीटर लगभग का एरिया होता है, या 18 किलोमीटर आप कह सकते हो। फिर समताप मंडल जो लगभग ये कह सकते हो आप, ये 50 किलोमीटर के बीच का एरिया हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप ओजोन मंडल को कह सकते हो, फिर आप आयन मंडल को कह सकते हो, फिर आप बाह्य मंडल को कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने बांट रखा है, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर, मीसोस्फीयर। तो आपको ओजोन लेयर कहाँ पड़ेगी साथियों? तो ओजोन लेयर पड़ेगी जो समताप मंडल होता है, उस समताप मंडल के बीचों बीच। सबसे पहले क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है साथियों, फिर आयन मंडल होता है, फिर वाह्य मंडल होता है। आप ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आपको समताप मंडल में लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर, 20 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। ये ओजोन लेयर साथियों हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे जो होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमें बचाती है, हमारे जीवन को सुलभ करती है। क्योंकि अगर पराबैंगनी किरणें, ओजोन लेयर नहीं होगी तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी और वो हमारी स्किन पर इफेक्ट करेंगी, हमारी फसल, अन्य जीवों पे भी इफेक्ट करेंगी। और पराबैंगनी किरणों की वजह से ही स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये उनको क्या करती है? रोकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओजोन मंडल के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहाँ हम बताएंगे। लेकिन अभी हमारा जो मतलब की चीज़ें थी, आयन मंडल जहाँ पे आपको रेडियो संचार वगैरह ये सब होता है आयन मंडल में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था हमारा वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो आपने देखा पृथ्वी के सबसे पास ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ये क्षोभ सीमा है, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल कितने पे है आपने देख लिया होगा। तो साथियों क्षोभ मंडल सबसे पास है, ये पृथ्वी से एवरेजन 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यहीं पर मतलब ध्यान रखना, जितनी भी जो वर्षा है, तूफान है, मतलब हलचल की गतिविधियां इसी में होंगी, इसीलिए यहाँ पर वायुयान नहीं उड़ते। समताप मंडल शांत होता है, समान ताप होता है वहाँ पे, वहीं ओजोन लेयर होती है, वहीं पर उसकी नीचे सीधा पर क्या उड़ते हैं? जहाज उड़ते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। आगे का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो इसे जानने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 22 मई को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि भारत में जैव विविधता किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो आपका जवाब होना चाहिए केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और केरल में भी कहाँ पाई जाती है साथियों? तो शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। और भाई शांत घाटी क्यों कहते हैं उसे? शांत घाटी इसीलिए कहते हैं साथियों कि वहां पर एक भी झींगुर नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर वर्ल्ड में कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री रेखा पर विश्व में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता। 0 डिग्री रेखा के आसपास के जो देश हैं वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूछेगा जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता जीवों के बीच और उनकी प्रजातियों के बीच, ठीक है। जीव हो सकते हैं, प्रजाति हो सकते हैं, घास हो सकते हैं, वनस्पतियां हो सकती हैं, इनके बीच विभिन्नता कोई। अब बात आ रही है भारत ने
कि संसद ने कब जैव विविधता एक्ट पारित किया था। तो साथियों ये पारित किया था 11 दिसंबर 2002 को। आप ध्यान रखना 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता के बारे में आप देखो लिख ही रहा है आपके लिए। तो जैव विविधता का मतलब होता है भाई आनुवंशिकी विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता, ठीक है ना, विभिन्न स्तर पर जो विविधता होती है। आपसे पूछ लेगा भारत ने जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया था। तो साथियों भारत ने वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वो घोषित किया गया था, ठीक है ना। भारत ही नहीं कहोगे, यूएनओ द्वारा ये क्या किया गया था, घोषित किया गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य यूएनडीपी के अनुसार, यूएनईपी के अनुसार ये क्या किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है ना। पूछ लेगा आपके लिए क्वेश्चन है यूएनईपी का कार्यालय कहाँ पे है। हिंट में दे देता हूं आपके लिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में किस देश में है और कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये इंपोर्टेंट है। अब आता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सूरमा घाटी, शांत घाटी, फूलों की घाटी या दोरांग घाटी। तो अभी हमने बताई थी शांत घाटी में पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ मिलती है साथियों, केरल में देखने को मिलती है। फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिड रेन से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या बोरिक अम्ल से। तो साथियों अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर व नाइट्रोजन, किसके, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। बेसिकली SO2 और NO2 ये क्या होते हैं, या NO कह सकते हो, ये अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। अगर ये भी सब दे रखे हो तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नहीं है, केवल सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है आपको H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि वायुमंडल में कल कारखाने फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड जाती है और वहां पर H2O की क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो यही क्या हो जाती है, एसिड रेनफॉल हो जाती है। और जहां पर NO2 होता है वो H2O से मतलब जल से क्रिया करके HNO3 अम्ल बना देता है। तो ये HNO3 अम्ल और H2SO4 ये अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। ताजमहल का जो कलर पीला हो रहा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा होती है वहाँ पे अम्लीय वर्षा के रूप में, इसीलिए जो मार्बल है वो CaCO3 क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। चूना पत्थर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और पीला रंग बना देता है, ध्यान रखना। मतलब ये H2SO4 और CaCO3 ये क्या है, ये चूना पत्थर है साथियों। तो ये क्या करता है, ये CaSO4 बना देता है, ठीक है ना। तो ये CaSO4 जो है ये साथियों पीले रंग का होता है, इसीलिए मार्बल पत्थर क्या हो जाता है, हल्का ग्रीन या पीले रंग का हो जाता है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है WWF से क्या आशय है। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है ना, ये WWF को कहा जाता है। वैसे तो इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर है। देखो ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है ना। लेकिन उसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन नहीं है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, पहले पर जाएंगे। किस पे जाएंगे, पहले पर जाएंगे। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल NGO है साथियों। क्या है, ये एक इंटरनेशनल NGO है। इसकी फुल फॉर्म दोबारा से याद कर लो, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है ना। ये वर्ल्ड है, क्या है, ये वर्ल्ड है, क्या है, वर्ल्ड। ये एक NGO है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें 100 से भी ज्यादा देश क्या हैं, शामिल हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 29 अप्रैल 1961 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सहायक है, मतलब पर्यावरण की दृष्टि से काफी उपयोगी है, कौन सी प्रक्रिया है साथियों, ये आपको जवाब देना है। कह रहा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, या शिफ्टिंग खेती, या जैविक खेती। इसे ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। 100% ये जैविक खेती जो है साथियों यही पर्यावरण के लिए क्या है, उपयोगी है। ध्यान रखना, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन था, सिक्किम था। कौन था, सिक्किम था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कह रहा सूर्यमणि, कड़म मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल। तो ध्यान रखना इनमें कड़म मल्लेश्वरी हैं। ये इंटरनेशनल क्या है, ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। इनके बारे में अगर आप बेसिक सी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो तो कड़म मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को हुआ था और ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कैरियर की शुरुआत इन्होंने जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप से की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है रेगिस्तानी ओक नाम का
एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कह रहा राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। बेहद कंफ्यूज करके आप गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आपको गलतियां नहीं करते। आप रेगिस्तान से शायद राजस्थान को समझ बैठे होंगे, लेकिन ये सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। इसका सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया होगा। आपको जो ओक मिलता है रेगिस्तानी, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर मान लो इसमें ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं होता तब आप आबू धाबी लगा सकते थे, लेकिन आबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया दिया जा रहा है तो फिर आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया पर ही आपको क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके बारे में देख लो। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। इस पेड़ की लंबाई लगभग 4 मीटर होती है और इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इस पेड़ के लंबाई के लगभग 30 गुना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ कौन से में है? शकरकंदी, मूली या हल्दी? तो शकरकंदी तो तना होती है, पहला तो ऐसे ही कट गया। गाजर, चुकंदर और मूली, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों क्या हैं? जड़ हैं। तो इसी के साथ ही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है और सिकोना पेड़ से निकाला जाता है कुनेन की दवा। किसकी दवा साथियों? कुनेन का, कुनेन बनाई जाती है, कुनेन औषधि, जो किसमें काम आती है? ज्वर में काम आती है। किसमें काम आती है? ज्वर में काम आती है। तो देख लेते हैं। चिकुनगुनिया तो साथियों मच्छर से बनता है, डेंगू भी मच्छर से बनता है और ये मलेरिया भी मच्छर से बनता है। और इन तीनों ज्वर को, तीनों ज्वर में से किसे सिकोना का पेड़ सही करता है? तो ध्यान रखना मलेरिया। जिसे मलेरिया हो जाता है तो उसके लिए दवा सिकोना के कुनेन से बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है साबरमती आश्रम से शुरू की थी महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा। किससे? साबरमती आश्रम से। तो ये साबरमती आश्रम कहाँ है साथियों? क्या महाराष्ट्र में है? बिल्कुल नहीं। आंध्र प्रदेश में भी नहीं, कर्नाटक में भी नहीं। तो कहाँ है? गुजरात में है। तो इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से की थी। इनके बारे में अगर बेसिक सी आप जानकारी देखना चाहेंगे तो बोर्ड पे आपके सामने है। कब की थी? 24 दिवसीय यात्रा थी, ध्यान रखना। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की थी। ब्रिटिश नामक एक एकाधिकार को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश का एकाधिकार नहीं चलेगा तो उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नदी के, समुद्र के तट के पास बस मुट्ठी भर के नमक बना दिया था और अंग्रेजों को बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया था। कई बार ये पूछा जाता है किस आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया था। तो कितने की थी? तो 240 मील की थी, लगभग 390 किलोमीटर की ये यात्रा थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक ये गई थी, ध्यान रखना। वर्तमान में किस राज्य में है? गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। और कह रहा सुबह 8 बजे ब्रिटिश राज नामक कानून को तोड़ा था, 8:30 बजे के करीब, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो साथियों ध्रुव तारा जो कहा जाता है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। आप देख रहे होंगे ध्रुव तारा जिसका बायर नाम अल्फा अरवाइसा माइनेसिस है, आप याद रख लेना, ठीक है ना। ये बेसिक सी जानकारी। कह रहा पृथ्वी से ये लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितनी पर है? 434। कह रहा मुख्य तारा जो है वो F7 श्रेणी का रोशन है, दानव तारा या दानव तारा कहा जाता है इसे। कह रहा है वास्तव में एक बहुतारा मंडल है। तो बेसिक सी जानकारी आपके लिए ये दी गई है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो कान्हा जो है साथियों वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये आप मध्य प्रदेश की लोकेशन अच्छे से देख रहे होंगे। ये भारत का क्या है? मध्य प्रदेश राज्य, यहीं पे है कान्हा, ठीक है ना। ये IUCN की तृतीय श्रेणी में राष्ट्रीय उद्यान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो देशों के मध्य हुआ था? मतलब किन दो के मध्य हुआ था? कह रहा ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य बिल्कुल नहीं, हिंदू और मुसलमानों के मध्य बिल्कुल नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य बिल्कुल। यहाँ पे ये जो हुआ था साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा अत्याधिक पसंद का भोजन और राज्य। तो हांगकांग जो पसंद करता है साथियों वो पकाया हुआ सांप पसंद करता है। तो पूछ लेगा, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हांगकांग पकाया हुआ सांप पसंद करता है। तो पहले का क्या होगा? 5th,
तो पहले का 50 तो 3 में है। अब देखते हैं, केरल पसंद करता है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तो देखो बी का फर्स्ट हो गया, और बी का फर्स्ट होते ही फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसका साथियों? तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे मिला करके पूरे तरीके से क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हेलो तो चलते हैं साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार में है? तो जंगली गधों का जो है वो गुजरात कच्छ के रण में है। इसकी अगर बेसिक सी जानकारी आप चाहते हो तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जंगली गधा अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ जंगली गधा पाई जाती हैं। इसके साथ साथ कह रहा है वो जिसमें भारतीय जंगली गधे की लुप्तप्राय प्रजाति के साथ साथ चिंकारा, कैराकल्स और एशिया के विशालतम नीलगाय भी यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन है। कंप्यूटर द्वारा चित्र की आकार में वृद्धि बिल्कुल नहीं, जीवों के आकार में वृद्धि बिल्कुल नहीं, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पूछ लेगा, कह रहा है डॉक्टर ओडम, एजी टोंसले, आर.डी. मिश्रा या बिटाकर। तो ये किया था एजी टोंसले ने। किसने किया था? एजी टोंसले ने। आप देख रहे होंगे पारिस्थितिकी शब्द के अगर बारे में देखें तो बृहद इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रखी है। कह रहा है पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल कहा जाता है, और सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने, कह रहा है वो एजी टोंसले ने तो इसका प्रयोग किया था। और कह रहा प्रथम शब्द का प्रयोग जो किया था वो जर्मन वैज्ञानिक 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में किया था। इनके बारे में बेसिक सी और देखें तो देखो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थल पारिस्थितिकी, समशीतोष्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, और देखो ये प्रवाल वित्तीय, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कह रहा भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? तो ध्यान रखना रामदेव मिश्रा। कौन? रामदेव मिश्रा है। कह रहा इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भाषण में भारत द्वारा मानवीय पर्यावरण पर प्रस्तुत स्ट्रॉन्ग होंग पेपर पर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने ड्राफ्ट किया था, और इनको भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या बोला जाता है? इनको भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक बोला जाता है। ध्यान रखना इस नाम को भी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का देखो यहाँ देखिए पहली बार जो प्रयोग किया था वो एजी टोंसले ने किया था वर्ष 1935 में, ठीक है। कह रहा यह शब्द ऑर्थर राइक फ्लेम द्वारा गढ़ा गया था। इस चीज को भी ध्यान रखना, पूछे किसी के द्वारा तो इनके द्वारा क्या किया गया था? ये गढ़ा गया था। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलती है, बिल्कुल जलती है। ऊष्मीयमान होता है इसका, बिल्कुल ऊष्मीयमान होता है, और ये स्वच्छ ईंधन भी होता है। तो फिर गलत कौन सा निकला? ये मीथेन का उत्सर्जन करती नहीं है। जब स्वच्छ है तो मीथेन का उत्सर्जन क्यों करेगा? इसके बारे में आप देखोगे तो एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है, जबकि प्राकृतिक गैस में मीथेन और ईथेन पाई जाती है, ठीक है ना। एलपीजी गैस का अगर कैलोरीफिक मान ऊष्मीयमान देखोगे तो 94 होता है, ठीक है, जबकि प्राकृतिक गैस का ऊष्मीयमान जो होता है वो 38 होता है। ये ध्यान रखना, आप कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में क्या मिलता है? मीथेन और ईथेन, ये चीज भी याद रखना। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। कह रहा जीवाणु, बिल्कुल नहीं। मांसाहारी, शाकाहारी या दोनों? तो इसमें कौन होता है टॉप पर साथियों? तो इसमें उच्च स्तर पर जो होता है वो मांसाहारी होता है। कौन होता है? मांसाहारी होता है। आप देख रहे होंगे खाद्य श्रृंखला, तो पहले उत्पादक होते हैं जो पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होते हैं, फिर इनसे प्राथमिक उपभोक्ता बनते हैं जो शाकाहारी होते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं जो मांस और उत्पादक दोनों को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और मरे हुए को और इनको सबको खत्म करने वाला कौन होते हैं? उत्पादक, जैसे दीमक वगैरह ये उत्पादक होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे। और ये उत्पादक किससे बनते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, देख रहे होंगे। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब एक जगह मिल जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। और यहाँ ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है साथियों। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? तो साथियों ये जो है वो कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड का तटीय क्षेत्र है, ठीक है।
इसके साथ ही आप देख रहे होंगे ग्रीन प्रेस इंटरनेशनल का विश्वव्यापी एक आंदोलन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है। और कह रहा है इसकी नींव वर्ष 1968 में कनाडा के वैंकूवर में तब पड़ी थी जब अमेरिका ने अलास्का में नाभिकीय परीक्षण करने की क्या की थी, घोषणा की थी। हर जगह से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड में। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार उत्तराखंड में है, इस बार भी मुझे उम्मीद लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो साथियों पश्चिम बंगाल में होता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और ध्यान रखना हुगली नदी पर कलकत्ता क्या है, अवस्थित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र में जो संकलित है, तो कह रहा है इसका जो आंसर होगा वो होगा विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे। ये इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। पर्यावरण कह रहा है संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और उनसे संबंधित मुद्दे। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में के लिए एक विषय करता है, ये सभी को करता है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे। तो इसमें 4th इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, इंगित करता है। तो जहां पर ध्यान रखना बाल केंद्रित आ जाए उस आंसर को आंख बंद करके क्या कर देना, उस आंसर को आप आंख बंद करके लगा देना। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु। तो ध्यान रखना इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और भारत पूछे ना सबसे चौड़ी नदी भारत की, तो ये ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। और आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी क्या है, सबसे लंबी है 2525 किलोमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना गंगा नदी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस। तो 2 ही घटक होते हैं जैव मंडल में, एक तो जैव और एक अजैव। जो रेस्पिरेशन करते हैं वो जैव होती है, जो रेस्पिरेशन नहीं करते वो अजैव होते हैं। तो तीनों रेस्पिरेशन नहीं करते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय है, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो 3rd होगा। आप पढ़ के इसे देख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली में कौन भिन्न है। तो घड़ियाल, कछुआ और मछली पानी में रहते हैं साथियों, और कौवा कहाँ रहता है, बाहर रहता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। आपके लिए ये बड़े आंसर दे रखे हैं, ये आप पढ़ के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो साथियों जरूर अपने फ्रेंडों में शेयर किया करिए। जो भी बच्चे सीटेट निकालना चाहते हैं, हम डेली आपके लिए 10:30 बजे क्लास लाते हैं। इस क्लास को बखूबी से आप क्या किया करिए, आनंद लिया करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आपको पेडागोजी और उस CDP पेडागोजी और उसके साथ साथ हम आपको EVS दोनों ही सब्जेक्ट की क्लास ला रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अलविदा।